हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर। साथियों, मेरे पीछे जो विजुअल्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा कि ये कल दिल्ली के लाल किले के पास हुए गाड़ी के एक धमाके के कुछ विजुअल्स हैं। विजुअल्स काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं और इसके आसपास के क्षेत्र में जहां पर यह धमाका हुआ था तो बहुत सारी गाड़ियों में भी इसका नुकसान हुआ और आसपास के क्षेत्र में आग लग गई, जिसके बाद से बताया गया है कि मरने वाले लोगों की संख्या 13 या उससे ज्यादा हो सकती है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। ये खबर अब तक आपके पास पहुंच चुकी होगी। आज के इस डिस्कशन में हमारा मकसद है इस खबर को थोड़ा सा समझना और इसके पीछे अगर आतंकवादी समूह का कोई हाथ है तो ये वाकई में हमारे देश के शहरों की सुरक्षा और खासतौर से राजधानी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत गंभीर मुद्दा बनता है। एक ऐसे समय में जब भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच की अनबन लगातार बनती हुई दिखती है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की उथल पुथल, और ये सभी हमारे पड़ोसी देश और इनकी सीमाएं भारत को अस्थिर बनाती हैं। ऐसे में एक टॉपिक है यूपीएससी का आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी। उसके संबंध में ये प्रश्न सीधे तौर पर बन सकता है। तो न केवल प्रश्न के लेवल पर बल्कि एक आम नागरिक होने के नाते हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। और इन विजुअल्स में आपको दिख रहा है कि चारों ओर अफरा तफरी है, किस तरह से आगजनी हुई है। और ये घटना शाम को लगभग 6:45 बजे के आसपास बताई गई, जहां पर धमाका हुआ। लाल किले का एक एरिया है जिसके आगे चांदनी चौक पड़ता है, एक काफी पुराना बाजार का एरिया है और हम कहें कि हमारी विरासत वाले क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब इस क्षेत्र में पता होता है कि क्राउड बहुत होगा शाम के समय में, और ऐसे समय में एक लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हुई कार में धमाका हो जाना तो आसपास के क्षेत्र में उपद्रव तो मचेगा ही, अफरा तफरी भी मचेगी। और ये खबर फिर निकल करके आई कि रेड फोर्ट ब्लास्ट आफ्टर 14 इयर्स ऑफ काम इन दिल्ली। ये बड़ी बात है कि पिछले लगभग 14 वर्षों से दिल्ली में शांति या परिस्थितियां इतनी खराब नहीं हुई थी। हमने संसद का अटैक देखा, लेकिन दिल्ली अभी तक काफी लंबे समय से शांति में थी और उसके बाद ये धमाका होता है और दिल्ली को रेड अलर्ट में डाल दिया जाता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, और साथ ही साथ कुछ ग्रुप्स का भी नाम आ रहा है जो संभवतः जांच के बाद पता लगेगा कि क्या वो इसके पीछे थे या फिर नहीं थे। तो डिटेल में सारी बात को समझते हैं। और यहाँ पर देखिए, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, इज हाफिज सईद बिहाइंड द रेड फोर्ट एक्सप्लोजन, एलईटी कमांडर्स वीडियो थ्रेटनिंग अटैक इन इंडिया इमर्जेस। अच्छा, ये बात इसलिए भी थोड़ी सी सामने आ रही है क्योंकि कुछ समय पहले तक हाफिज सईद, जो कि लश्कर तैयबा ग्रुप का एक कमांडर है, तो इसने कुछ दिन पहले भी भारत पर हमले करने के लिए कुछ वीडियोस जारी करके अपनी चेतावनी जारी की थी। और जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद से तो ये जो आतंकी समूह है लगातार भारत पर इसका बदला लेने के लिए प्रतीकात्मक रूप से वीडियोस जारी कर रहे थे। तो एक संभावना बन सकती है कि क्या इसका जुड़ाव भी इस केस या इस घटना से होता है या नहीं होता है। देखो, ये मैप है लोकेशन ऑफ ब्लास्ट मेट्रो स्टेशन के पास का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे लाल किले का ये क्षेत्र है जहां से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही, अब जाहिर सी बात है कि कोई मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा तो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है तो लाल किले के नजदीक ही होगा। चूंकि मैं उस क्षेत्र पर जा चुका हूं, उसके आसपास का, तो काफी पास का ही एरिया है। हालांकि अगर ये एरिया थोड़ा सा सील रहता है सुरक्षा के नजर से, तो यहां पर ब्लास्ट कराया गया क्योंकि भीड़ सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होगी, ये बात तो पता थी, है ना। तो दिल्ली के क्षेत्र में लाल किले का एरिया यहां पर लिया गया और इसके अगर आप आसपास देखेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर जामा मस्जिद आपको मिल जाएगी। और इसके आगे फिर चांदनी चौक का मार्केट भी है ऑपोजिट साइड, तो वहां पर भी बहुत क्राउड रहा होगा। तो एक हेरिटेज एरिया है, जैन मंदिर है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो अगर हम कुछ पहले के धमाकों को देखें तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला होता है। पुणे में 2010 में जर्मन बेकरी में विस्फोट होता है। सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विस्फोट होता है। इसके अलावा पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमले होते हैं। क्यों ये सभी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोई चूक कर रही हैं? देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इसलिए भी क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की चूक है या फिर अब हमें और ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब आप थोड़ा सा पहले ये समझ लो कि हमारे देश का बॉर्डर किस किस क्षेत्रों से या किन किन देशों से लगता है, और खासतौर से वो देश जहां से ये हमले हमारे देश पर होते रहते हैं या वहां से प्रायोजित रहते हैं।
जैसे पाकिस्तान। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या ऐसे जो भी ग्रुप्स हैं, ये दरअसल पाकिस्तान से संबंधित माने जाते हैं और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों से ऑपरेटेड रहते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए और जब से लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी समूह के रूप में मान्यता दी गई है या घोषित किया गया है, तब से इन ग्रुप्स पर इस क्षेत्र के आधार पर हमें और भी ज्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी इस एंगल में बांग्लादेश का भी जिक्र आ रहा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में कुछ समय पहले सरकार दोबारा से अस्थिर हुई थी जब शेख हसीना वहां से हटी, और शेख हसीना और भारत के संबंध, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना और उनके भारत के साथ जो संबंध थे वो काफी अच्छे माने जाते हैं। शेख हसीना भारत की समर्थक रही हैं, तो कई लोग ऐसा मानते थे कि जब तक वो प्रधानमंत्री थी तब तक बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाता था। संभावना ये जताई जा रही है, जैसे क्लेम्स हैं कि अब शायद यहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या आतंकवादी ग्रुप्स हैं वो इन क्षेत्रों में भी अपने ठिकाने बनाना चाह रहे हैं, ताकि न केवल पश्चिमी क्षेत्र से बल्कि पूर्वी क्षेत्र से भी भारत पर हमले किए जा सके। और अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है जब नई दिल्ली के आसपास जम्मू कश्मीर की पुलिस ने आकर के एक छापेमारी की और पता चला कि लगभग 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट, जो कि विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम, यानी ऐसी विस्फोटक सामग्री मिल रही है। तो उस ग्रुप को पकड़ा गया। तो देखिए, आज के समय हमें लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो कम पढ़ा लिखा है उसका ब्रेन वॉश करना आसान हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे ग्रुप्स को भी अगर यहां पर मैनेज किया जा रहा है या टेररिज्म में भेजा जा सकता है, तब तो फिर यहां पर और भी ज्यादा हमें सचेत होने की आवश्यकता है। इसके अलावा चाइना का इंपैक्ट तो आपको पता ही है, वो अलग तरह से फंडिंग और सपोर्ट करता है। हालांकि हम इस बात को प्योरली कहेंगे नहीं कि चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, ना पाकिस्तान खुद को कहता है कि हम इन्वॉल्व हैं, लेकिन जब हम कई बार उनको बताते हैं कि भाई आपके यहाँ से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे मुंबई का हमला हुआ, तो आप इनको रोकिए, तो ये रोकना तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सवाल है। तो ये देखो, ये है वाली न्यूज जहां पर 2900 किलो आईईडी मेकिंग मटेरियल रिकवर्ड, 7 अरेस्टेड बाय जेके पुलिस, बस्ट इंटरस्टेट टेरर मॉड्यूल। तो ये वही है जहां पर लगभग 2900 किलोग्राम आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट को पकड़ा गया था। अब देखो, ये हैं वो कुछ प्रमुख ग्रुप्स जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना भी चाहते हैं और देने के बाद जिम्मेदारियां भी लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये है लश्कर तैयबा का ग्रुप। और अगर आप, एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले या कुछ वर्ष पहले जहां पर दिखाया गया था कि ये कहां पर ज्यादा सक्रिय हैं, तो ये आपको दिख रहा है पुराना मैप है जम्मू कश्मीर का, वो भी डिस्टॉर्टेड मैप है, यानी हम इसको मान्यता नहीं देते। अगर हम अपना मैप बनाएंगे तो हमारा मैप कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। यह है आजाद कश्मीर, जिसको वो लोग कहते हैं, हम बेसिकली इसको पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। तो कुछ इनके ग्रुप्स यहाँ पर हैं, कुछ फैसलाबाद के पास है, कुछ हेरात के पास सक्रिय बताए गए थे, और फिर इनका जो लिंक बना था वो मुंबई के आतंकी हमलों के पास बना था। दूसरा एक और ग्रुप है जैश ए मोहम्मद, जो इस पूरी वारदात में सक्रिय माना गया है। और तीसरा एक और उभरता हुआ भी ग्रुप है, गजवत उल हिंद। अच्छा, मैं इन ग्रुप्स की चर्चा क्यों कर रहा हूं? आप कहें सर इतने सारे ग्रुप्स हैं, क्या याद करने हैं क्या इनको? देखो, जब भी कभी हम इस तरह के प्रश्न का कोई उत्तर फ्रेम करते हैं, तो अगर आप ऐसे आतंकी संगठन जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घोषित किया गया है, प्लस भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स में भी आतंकी समूह माना गया है, तो आप उनके कुछ तरीकों का उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हो, या एटलीस्ट उनका नाम लिख करके उनके द्वारा किए गए वारदातों को बता सकते हो, और उसके बाद फिर हमने क्या उस पर एक्शन लिए वो बता सकते हो। क्योंकि सवाल तो ऐसे ही आएंगे कि आपको क्या लगता है, भारत में उभरता हुआ जो शहरी आतंकवाद है या शहरों पर हमले होने की जो प्रवृत्ति है, आपको क्या लगता है उनको कैसे रोका जा सकता है? ऐसे प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए पहले आपको पूरे तरीकों को समझना होगा, फिर आप उनका काउंटर दे पाएंगे कि इनको रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो देखो, अगर हमें आतंकवाद से लड़ना है, पहली बात तो लड़ना भी है, इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी ही है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ प्लान कर रहे हैं और उनको प्लान बना करके देने वाले हैं, प्लान उनके तरफ से ही है, एक्शंस उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। हमें बेसिकली ऑब्जर्वेशन रखना है, क्योंकि कल को अगर आप एक बड़े पद पर जाते हैं, यूपीएससी के तहत चयनित होते हैं, आईपीएस में पहुंचते हैं, आईएएस में पहुंचते हैं, तो एक रणनीतिकार के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हो सकता है कल को आपके हाथ में आए। इसीलिए आंतरिक सुरक्षा का जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर डाला गया है।
आप देखेंगे यहाँ पर एक बेसिक सी बात है कि इन लोगों को फायदा होता कैसे है। तो पहला तो बिंदु है आइडियोलॉजी। सबसे पहले इनको समझाया जाता है कि भाई हमारे देश पर, हमारे धर्म पर खतरा है, तो हमें अपने देश और अपने धर्म को बचाना है। देश साइड भी कर दे तो धर्म, अपने जिहाद, अपने अल्लाह के लिए काम करना है। तो ऐसे ब्रेन वॉशिंग करने वाले कुछ आइडियाज, कुछ आइडियोलॉजी बनाई जाती है, ठीक है। फिर दूसरी सबसे बड़ी जरूरत होती है फंडिंग की। पैसा कहां से आएगा? अगर आपने लोगों को समझा दिया है कि उस देश पर हमला करना है, वो तैयार भी है, पैसा देना पड़ेगा, हथियार देने पड़ेंगे। अब ये जो 3000 किलो पकड़ा था पीछे अभी हमने अमोनियम नाइट्रेट, कहां से आया था? इतना बड़े लेवल पर लेकर आना, फरीदाबाद के एक एरिया में डॉक्टर्स का रहना, रेंट पर एक कमरा लेना, उसमें इतनी बड़ी सामग्री को कलेक्ट करना, फिर उससे कुछ धमाके करने लायक सामग्रियां बनाना, इतना तो संभव नहीं है ना। तो फाइनेंसर्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, हमें कुछ लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने वाले लोग चाहिए, हथियारों को पहुंचाने वाले लोग चाहिए। ये उनकी बात कर रहे हैं जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, उनके ऑपरेशंस को समझेंगे तब ये पता चलेगा कि रोकना कैसे है। तीसरा है रेडिकलाइजर्स। एक व्यक्ति की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जब 4 लोगों को तैयार कर लिया, उनके ब्रेन वॉश कर दिए, अब वो 4 लोग उन आइडियोलॉजीज को बाकी जगहों पर भी फैलाना शुरू करेंगे। इसके लिए सोशल मीडिया का यूज किया जाएगा। सोशल मीडिया के अलावा अपने कुछ पर्सनल ग्रुप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर बनाए जाएंगे जो बेसिकली इंक्रिप्शन की सुविधा का उपयोग करते हैं। अब डेटा पूरा इंक्रिप्ट है तो बाहर से कोई थर्ड पार्टी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। और साइबर रिक्रूटर्स, यानी इस पूरे वर्क को मैनेज करने के लिए, अब जैसे बिटकॉइंस में भी फंडिंग होने लगी है, बिटकॉइंस में या अन्य तरह से करेंसीज में, कैश में, सब में डील करना है। तो अगर हमें इनके कदमों को देखना है तो उसके बाद नफरत फैलाना, गलत सूचनाएं फैलाना, नशीले पदार्थों का उपयोग करना, ये सब मिला करके एक पूरा अंपायर खड़ा होता है, पूरा एक प्लान बनता है। और अगर हमें उस प्लान को रोकना है तो हमें इन चीजों का उपयोग करके देखना होगा। यानी आज के समय हमें हाईटेक टेक्नोलॉजिकल जो गैजेट्स है उनकी आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम इनको बेहतरी से या बहुत पहले से ही इन पर नजर रख पाएं और इनको ऑब्जर्व कर पाएं। दूसरा, पूर्वानुमान का विश्लेषण करना होगा। जो कुछ भी हमें लग रहा है कि यहाँ संभावना है, जैसी आमतौर पर हमारी एजेंसीज करती हैं। तीसरा, इंटीग्रेटेड डेटाबेस। ऐसा ना हो कि एक राज्य में एक खबर मिली, यूपी में मिली, फिर दिल्ली में मिली, फिर बिहार में मिली, और तीनों को अलग अलग तरह से देखा जाए, है ना। तो एक इंटीग्रेशन होना चाहिए जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश, दिल्ली या भारत के किसी भी राज्य में अगर कहीं पर भी ऐसी चुटपुट घटनाएं दिख रही हैं तो ऐसा तो नहीं वो एक बड़ा प्लान है जिसको अलग अलग डायमेंशन में करके फिर एक साथ कलेक्ट करके उपयोग किया जाए। इसके अलावा एआई की सहायता भी करके हमें एक खतरा मानचित्रण जैसा कुछ करना होगा जिसमें हम समझ पाए कि भारत के वैसे कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर आतंकी समूह हमला करने के लिए उनका जगहों का उपयोग करने वाले हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होगा, ये तो हो गया एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का, सबसे जरूरी है नागरिकों की भागीदारी। यानी एक दुकान वाला, एक सतर्क यात्री, है ना, आपका पड़ोसी, अगर वो लगातार अपनी नजरें खोले हुए है और वो किसी सस्पिशियस गतिविधि के बारे में पुलिस को, सेना को जानकारी देता है तो उससे बढ़कर कोई और इंटेल नहीं होगा। तो ये नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आसपास कुछ ऐसा घटित होते हुए देखें तो तुरंत जानकारी दें। इसके अलावा एक और प्रश्न इसमें निकल सकता है कि भारत की कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बेसिकली यहाँ पर काम करने वाली हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA। तो प्राथमिक रूप से अगर कभी भी ऐसा कोई बम ब्लास्ट होता है, कोई आतंकी हमला होता है, कहीं पर पहलगाम जैसा हमला होता है, तो NIA सबसे पहले सक्रिय होकर के वहां पर जांच करना शुरू करती है और फिर वहां पर NSG की तरफ से कमांडो भेजे जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जिन्हें आप ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे जो भी मिलिटेंट ऑपरेशंस हैं जहां पर आतंकवादियों को पकड़ना, रोकना या 26/11 जैसा आतंकी हमला अगर कभी होता है तो वहां पर हमारी NSG सक्रिय रहती है। इसके अलावा देश की आंतरिक सीमाओं के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है जिसे हम खुफिया विभाग यानी IB कहते हैं, और देश की बाहरी सीमाओं के लिए खासतौर से ऐसे आतंकी प्लान जो हमारे देश की धरती के बाहर किए जा रहे हैं और भारत में हमला किए जाने की संभावना है, उसके लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग काम करती है। इसके अलावा और भी हमारी जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्रीज हैं, वो सब मिल करके फिर यहाँ पर इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को विफल करने के लिए काम करती है। तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में काफी दुखद है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न जरूर है कि हम अपने प्रमुख शहरों को
और खासतौर से राजधानी को कैसे सुरक्षित रखें ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई भी दुर्घटना ना हो। और ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक केवल इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है, हमारे देश के डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है ना। कल को कोई और कंपनी अगर भारत में निवेश करना चाहेगी तो शायद वो उस देश में निवेश ना करना चाहे या अपनी प्राथमिकता को बदल दे जहां पर सुरक्षा नहीं है। जैसे अगर बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, तो जो विजिटर्स नेपाल में जब घूमने गए थे तो बगल में पता चला कि नेपाल का वित्त मंत्री सड़कों पर भाग रहा है, लोग उसको सड़क पर पकड़कर पीट रहे हैं, है ना। तो अब आप सोच करके देखो कि कल को शायद वो यात्री कभी भी दोबारा उस देश में ना आना चाहे, क्योंकि उसे लग रहा है कि जब यहाँ पर सुरक्षा ही नहीं है तो वो क्यों वहां जाएगा, है ना। तो ओवरऑल काफी सारे पर्सपेक्टिव हैं जो इस विषय से जुड़ते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या अपडेट निकल करके आता है। तो आप इस टॉपिक को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।